हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छा होगा। आज हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर। वेक्टर को आज खत्म करने जा रहा हूं। तो वेक्टर में लास्ट क्लास मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। इसमें एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और सेकंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और सेकंड में होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर है? इसको डिटेल से आपको नहीं पढ़ना है, बस जितना जरूरत है उतना मैं बता दे रहा हूं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल कहने का मतलब थ्री होता है, यानी तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसी को हम लोग मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड प्रोडक्ट। मिक्स्ड प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है कि इसमें डॉट भी होता है और क्रॉस भी होता है। इसमें डॉट भी होता है और क्या होता है? क्रॉस भी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े थे ना, उसी तरह ये है। यदि ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है? यहां पर ध्यान दीजिए, इधर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये दो के बीच क्रॉस होता है और ये डॉट होता है, इसलिए इसको मिक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट का पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हैं। बोथ आर सेम। इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। कॉमन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बिग ब्रैकेट होना चाहिए। बिग ब्रैकेट में ए बी सी लिख दीजिए, यहाँ भी ए बी सी लिख सकते हैं। इसी को इतने तरह से दिखाया जाता है। इसको यदि आप फाइंड करना है तो करने का कुछ जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट में देखे थे ना, उसी तरह यहाँ पर हम लोग कर डालेंगे। डिटरमिनेंट के फॉर्म में आपको मैंने बताया था, ऊपर में लिखा था आई कैप जे कैप के कैप। तो आई कैप जे कैप के कैप क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ना, सबसे पहले ब्रैकेट वाला का क्रिया करते हैं। तो ब्रैकेट वाला यहाँ पर क्या है? वेक्टर है। क्रॉस, दो वेक्टर के बीच क्रॉस क्या होता है? वेक्टर होता है। और ये वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर के बीच डॉट क्या होता है? स्केलर होता है। वेक्टर स्केलर के बीच डॉट या क्रॉस नहीं होता है, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पर ए पहले है तो ए वाला को पहले रखना है। 3 2 1, ये कितना हो जाएगा? 1 2 1। ये कितना हो जाएगा? 1 3 2। अब इसी को प्लस माइनस प्लस, यही बताया था ना, प्लस माइनस प्लस प्लस लेकर के चलिए। और यहां पर कितना है? 2 है ना, सॉरी 3 है। प्लस कितना है? 3 है। तो 3 लीजिएगा तो इसका कॉलम का रो को बंद कर दीजिए। तो लेफ्ट माइनस राइट, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। दूसरा निगेटिव, कॉलम को बंद कीजिए, रो को बंद कीजिए। लेफ्ट माइनस राइट, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। तीसरा पॉजिटिव कितना है? 1 है। इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए। तो लेफ्ट माइनस राइट, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2। यही सोल्व कर दीजिए, जो आएगा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से क्या देखे कि आप उसको देखे ना, फर्दर सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा। फर्दर जो सोल्व कीजिएगा
चलिए ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फर्दर सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 - 3 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए 2 - 1 1, और ये 2 है तो -2, और यहाँ पर 3 - 2 1, आपको आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। तो इस टाइप का जब भी रहेगा तो आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। डॉट और क्रॉस चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डॉट और क्रॉस, डॉट की जगह क्रॉस, क्रॉस की जगह डॉट इंटरचेंज कर देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको याद रखना है। जैसे देखिए ना, मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 3 1, बी वेक्टर इज इक्वल टू -1 2 3, और सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 2 1, देन फाइंड ए में ए बी सी ऐसा है, बी में बी सी ए, सी में सी में आपको फाइंड करना है ए सी बी, डी में आपको फाइंड करना है सी टू ए बी। देखिए जब साइक्लिक ऑर्डर में होगा ना तो प्लस होता है। अब सिंपल समझिए ना, सीधा चले तो सीधा मतलब प्लस, उल्टा चले तो लगा देना है माइनस। जैसे मान लेते हैं कि आपसे कोई सीधा से बात कर रहा है तो क्या उसको 2 थापी मार दीजिएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपसे सीधा से बात कर रहा है तो आप भी उससे सीधा से पेश आइए, मतलब सीधा चले तो सीधा मतलब प्लस, और उल्टा चले तो लगा देना है माइनस। क्लियर है? जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए बी सी निकालना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसी तरह डिटर्मिनेंट 2 3 1 -1 2 3 0 2 1, इसको प्लस माइनस प्लस कर देना है, प्लस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, तो लेफ्ट माइनस राइट, यानी 2 × 1 -3 × 2। दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, तो -1 0। क्लियर? तीसरा पॉजिटिव, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, लेफ्ट माइनस राइट, तो -2 -0, तो कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 2 है, ये आ जाएगा -6, तो -4, तो -8 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा आपका -8। यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वहां पर कितना हो जाएगा -2, ये आपका आ जाएगा कितना, -7 आ जाएगा। क्लियर है? लिख सकते हैं ना? तो उसी तरह आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। सेकंड में क्या है, बी सी ए, तो देखिए साइक्लिक ऑर्डर में है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। रियल में बी के बाद सी होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। यदि साइक्लिक ऑर्डर में होगा तो प्लस लेना है, और सेम वैल्यू होगा तो कितना हो जाएगा, ये भी वैल्यू हो जाएगा -7। सी में देखिए, सी में क्या करता है, ए सी बी, ध्यान दीजिएगा, ए के बाद बी आना चाहिए था, आया हुआ है सी, उल्टा चल रहा है ना, तो आप भी उल्टा चल दीजिए, उल्टा चल दीजिए मतलब माइनस लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7। और लास्ट में आपको क्या निकालना है, सी, ये देखिए ना यहाँ पर बना दे रहा हूं, सी 2a b, तो अंदर गुना कीजिए, बाहर गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से बाहर गुना हो जाएगा। और ये देखिए सीधा चल रहा है, सी के बाद ए के बाद बी, तो सीधा रहेगा, तो जैसे है वही रह जाएगा, यानी कितना -40। ये रह गया आपका आंसर। क्लियर है ना? तो सीधा चले तो सीधा, उल्टा चले तो लगा देना है माइनस, उल्टा चले तो क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। क्लियर है?
ये आपको नीचे दिख नहीं रहा था, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ। देखिए यही था ना, तो सीधा चले तो सीधा, उल्टा चले तो लगा देना है क्या, माइनस। क्लियर है? जैसे देखिए ना, एक बार क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है, द वैल्यू ऑफ, ये नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिएगा कब है। द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए क्रॉस सी, ए सॉरी, द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर आइडेंटिकल होगा तो वैल्यू जीरो हो जाता है। वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसे भी देखिए ना, ए क्रॉस बी जो होगा, ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये होगा आपका परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, ये रहा ऑप्शन। तो याद रखिएगा, कोई भी वेक्टर आइडेंटिकल होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो होता है। एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, then a scalar triple product will be zero, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ scalar triple product gives volume of parallelepiped, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देता है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, यहां तक तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये टोटल बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें सब जगह क्रॉस है, तो क्रॉस वाला क्या होता है, वेक्टर होता है। ये पूरा वेक्टर है इसलिए इसका नाम पड़ा वेक्टर। तो फर्स्ट लास्ट का डॉट कर दीजिएगा। देखिए याद रखने का, आपको टेक्स्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट लास्ट का क्या कर देना है, डॉट कर देना है, और जो बच गया वो इनटू में आ जाएगा। ब्रैकेट वाला बारी बारी से गुना में जाता है, तो बी गुना में आ चुका है, तो अगला बार मल्टीप्लीकेशन में कौन जाएगा, सी। तो ए और बी को क्या करना होगा, डॉट करना होगा। तो ए डॉट बी इनटू हो जाएगा सी। इसी तरह देखिए, ये फॉर्मूला याद मत रखिएगा, आपको याद रखने का मैं ट्रिक्स बता दिया। फर्स्ट लास्ट का डॉट, तो बी डॉट ए, और जो बच जाता है क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है, माइनस ब्रैकेट वाला बारी बारी से गुना में होता है। तो सी गुना में आ गया, तो अगला बार कौन जाएगा गुना में, ए जाएगा। तो निश्चित रूप से बी और सी को क्या करना होगा, डॉट करना होगा। देखिए पूरे फिजिक्स में आपको सारे फॉर्मूला को आपको हम ट्रिक्स बताते जाते हैं, बस आपको जरूरत है याद रखने का। तो बी डॉट सी, सॉरी फर्स्ट लास्ट का डॉट किए, बी जो बच गया गुना में, अगला बार गुना में कौन जाएगा, ये गुना में जाएगा, इसलिए बी और सी को डॉट करना होगा, और ए हो जाएगा गुना में। क्लियर है? याद रहे, ये वेक्टर डॉट वेक्टर, ये स्केलर है, स्केलर और वेक्टर के बीच यहाँ डॉट क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि वेक्टर और स्केलर के बीच डॉट क्रॉस नहीं देना चाहिए, वेक्टर और स्केलर के बीच डॉट क्रॉस नहीं होता है। अब यदि ऐसा है तो क्या लिखिएगा, ए क्रॉस, सॉरी सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो सेम चीज फर्स्ट लास्ट का डॉट कीजिए, तो सी डॉट बी, जो बच गया गुना में, माइनस ब्रैकेट वाला बारी बारी से गुना में आता है, तो ये गुना में आ गया, अगला बार कौन जाएगा गुना में, बी जाएगा। तो माइनस सी क्रॉस ए, सॉरी सी डॉट ए
इनटू हो जाएगा बी। क्लियर है? इसी तरह यदि ऐसा होगा तब क्या लिखिएगा, फर्स्ट लास्ट का डॉट ए डॉट सी इंटू बी माइनस ब्रैकेट वाला बारी बारी से गुना में जाएगा, तो अगला डॉट कौन होगा, बी डॉट सी इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह सबको लिख सकते हैं फर्दर। जैसे देखिए बी क्रॉस सी है और क्रॉस ए है, इसको क्या लिखेगा, ऑर्डर में होना चाहिए, बी सी ए बी सी, बी के बाद सी के बाद ए, फर्स्ट लास्ट का डॉट, तो बी डॉट ए और जो बच जाता है गुना में माइनस। अब क्या करना है, ब्रैकेट वाला बारी बारी से गुना में जाता है, तो सी डॉट ए अगला बार गुना में कौन जाएगा, बी जाएगा। नेक्स्ट यदि ऐसा हो तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी, फर्स्ट लास्ट का डॉट सी डॉट बी, जो बच गया गुना में, और ब्रैकेट वाला बारी बारी से गुना में होता है बच्चों, देखिए ए वाला गुना में आया तो अगला बार कौन गुना में जाएगा, सी गुना में जाएगा, तो माइनस ए डॉट बी इंटू क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप याद मत कीजिएगा, वेक्टर मैथ में भी पढ़ना है, मैथ वाले स्टूडेंट इसको रट्टा मारते रहते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पूरे फिजिक्स में आपको जितना भी आपको फॉर्मूला आएगा सबको याद रखने का हम ट्रिक्स बताते जाएंगे, आप उस ट्रिक्स को माइंड में रखिएगा, वही मेन चीज होता है। और फिजिक्स को एकदम चुटकी में बनाते हुए चलना बहुत आसान है। क्लियर है ना? और जितना भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सारा जो है इंपॉर्टेंट है, सबको आप रेडी कर लीजिएगा। ठीक है? तो यहां से क्या देख रहा है, फर्स्ट और इसको देखिए तो ये दोनों राइट साइड सेम है क्या, ये वाला सेम है लेकिन ये वाला सेम नहीं है। तो याद रखिएगा जनरली जो होता है, जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? इक्वल कब होगा, ये इक्वल तब होता है इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, then A cross B is equal to A cross B cross C, ये इक्वल होता है। क्लियर है? जब तीनों परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है? तीनों परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। ठीक है यहां तक? तो इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी को होने के लिए मैग्नीट्यूड ही काफी होता है। तो क्या लिखेगा, द फिजिकल क्वांटिटीज which has only magnitude for its complete specification is called a scalar quantity. कहने का मतलब केवल मैग्नीट्यूड ही काफी होता है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कहने का मतलब जैसे आपका कंप्लीट हमको स्पेसिफिकेशन चाहिए, आपके बारे में पूरा एकदम डिटेल चाहिए, या आपके घर पर हम कैसे पहुंच जाए। क्लियर है? तो आप अपना नाम बताइए, चाहे नहीं फादर्स नेम एड्रेस दे दीजिएगा तो आपके घर पहुंच जाएंगे, नहीं पक्का पहुंच जाएंगे। क्लियर है?
तो आपका नाम आप दीजिए या न दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरह यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ही काफी होता है, डायरेक्शन रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी में कुछ ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हुए भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। जैसे में देखिए सम स्केलर क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction. एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट को कुछ लोग टेंसर लिखा देते हैं, ये गलत कंसेप्ट है। आप ये बात याद रखिएगा, I इज इक्वल टू होता है J डॉट डी एस। ये पढ़िएगा आगे, करंट पढ़िएगा तो जो भी ये टेंसर लिखाते हैं उनसे पूछिएगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो बोलेंगे स्केलर, तो उनको दिखा दीजिएगा J डॉट डी एस होता है क्या, करंट का डिफिनेशन होता है I बराबर J डॉट डी एस। ये भी एक फॉर्मूला होता है। एक तो ये करंट का डिफिनेशन पढ़ लिया कि एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है किसी क्रॉस सेक्शन से, वही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो करंट का ये भी फॉर्मूला होता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो ऐसा ऐसा और भी है इटीसी। तो कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन होते हुए भी क्या हो जाता है, स्केलर होता है, वो वेक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं वेक्टर होता है, क्योंकि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करेगा। क्लियर है ना, ये पता कैसे चलेगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करेगा कि नहीं। इधर से मान लीजिए कि 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से आ रहा है 3 एम्पियर, तो चार्ज कंजर्व क्वांटिटी होता है। करंट एक तरह के चार्ज है, एक सेकंड में जितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास करता है वही ना होता है करंट। तो इधर से एक सेकंड में 2 कूलम, इधर से 3 कूलम, तो जाएगा कितना, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। इसमें एक ही रिजल्ट मिलेगा, सिंगल रिजल्ट 5 एम्पियर। क्लियर है। लेकिन वेक्टर के केस में क्या होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच लाई कर जाता है। जैसे देखिए ना, मान लेते हैं कि F1 बराबर है 2 न्यूटन। F1 बराबर कितना है, 2 न्यूटन। और जैसे देखिए F1 बराबर मान लेते हैं कि 2 न्यूटन है और F2 बराबर है 4 न्यूटन। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 2 न्यूटन और मैक्सिमम A प्लस बी होता है ना, तो 6 न्यूटन। यानी मिनिमम हो जाएगा 2 और मैक्सिमम हो जाएगा 6। तो इसी के बीच में रिजल्टेंट लाई करेगा 2 से 6 तक। तो इसका देखिए तो एक ही आंसर है कि एक से अधिक आंसर है। अब कौन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करेगा कौन नहीं करेगा ये पता चल जाएगा ना। यहाँ पर देखिए एक ही रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम से मैक्सिमम के बीच लाई कर जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, लेकिन ये ओबे नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप जज कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलिए इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स। क्लियर है ना, 11th का पढ़ते तो और टाइम दिया जाता है इस पे। थर्ड में देखिए टेंसर क्या होता है। टेंसर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो न ही वेक्टर होता है न ही स्केलर होता है, उसे क्या बोलते हैं, टेंसर्स बोलते हैं। यानी नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर क्वांटिटीज। क्या हो जाएगा, टेंसर। या इसी को हम लोग लिखते हैं which have more than one direction। उसको हम लोग क्या करते हैं, टेंसर करते हैं। क्लियर है। नाइदर वेक्टर्स नॉर स्केलर। जैसे देखिए आपसे पूछें कि पर्सन कितने तरह का होता है, तो पर्सन या तो लेडीज होगा या तो जेंट्स होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा। जैसे आप लोग देखते हुए उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। जैसे देखते हुए ट्रेन में जो मांगते हुए चलता है लोग, वो क्या है, ट्रांसजेंडर है। तो इस दुनिया में देखिए या तो जेंट्स होगा या लेडीज, या दोनों में से कोई नहीं। वही बात यहाँ पर है, चाहे तो कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगा या स्केलर होगा,
या दोनों में से कोई नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंसर बोल देते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं, टेंसर। देखते हैं ट्रेन में जो मांगते हुए चलता है वो बहुत टेंशन में होता है। तो टेंशन में होता है मतलब टेंशन टेंशन टेंसर्स याद रखना है। क्लियर है ना, टेंशन टेंशन टेंसर्स। तो जो नहीं वेक्टर नहीं स्केलर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर्स बोलते हैं। जैसे में देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन सॉरी स्ट्रेस सरफेस टेंशन, स्ट्रेस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, इसी बहुत है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलिए एक हम दिखाते रहे एक्सप्लेन करके, उसके बाद फिर सबका वही है। जैसे मान लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही है आपका रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्सिस के अबाउट आप लोग पढ़े हुएगा कितना होता है, mr² होता है। क्लियर है, इसको अभी हम एंटी क्लॉक रोटेट करा दिए, तो mr² क्लॉक वाइज रोटेट कर दीजिएगा तो क्या बदल जाएगा कि वही रहेगा, वही रहेगा। तो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कीजिएगा तो वही रहेगा, क्लॉक वाइज रोटेट कीजिएगा तो वही रहेगा। नहीं तो यदि ये वेक्टर होता तो ये बदल गया होता, क्योंकि डायरेक्शन को बदल दिया है। क्लियर है ना, डायरेक्शन चेंज होने पर वेक्टर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वेक्टर नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी का देखिएगा रिंग का, तो डायमीटर के अबाउट अलग हो जाएगा, सेम रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कितना हो जाता है, I बराबर mr²/2 हो जाता है। यदि स्केलर होता है तो ये सेम बॉडी के लिए वो क्या रहता है, फिक्स रहता है ना, मैग्नीट्यूड तो उसका फिक्स रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चेंज हो जा रहा है। जब चेंज हो जा रहा है मतलब स्केलर भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, टेंसर होगा। क्या हो जाएगा, टेंसर। क्लियर है, तो चलिए इधर वेक्टर का कहानी हो गया है। एक और बच गया इसमें, लामिस थ्योरम। तो देखते हैं उसको, लामिस थ्योरम क्या होता है। लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम क्या होता है। देखिए लामिस थ्योरम जो है किसके लिए वैलिड है, जब इफ F1 प्लस F2 जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है उसी के लिए वैलिड है, इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड है। देन according to this theorem we can write, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर F1 है, इधर F2 है, इधर F3 है, तीनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है, इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, इक्विलिब्रियम के लिए। 1 के सामने वाला एंगल θ1 ले लीजिएगा, 2 के सामने वाला θ2 और ये θ3। याद रखने का ट्रिक्स यही है, ये मन में रखिए। तो F1 के जस्ट अपोजिट वाला एंगल में साइन से डिवाइड कर देना है, F2 वाला का जस्ट अपोजिट से एंगल वाला में साइन से भाग दे देना है, और F3 के जस्ट अपोजिट θ3 है तो साइन θ3। यही लामिस थ्योरम है। ये किसके लिए वैलिड है, ओनली इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, ओनली इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए वैलिड है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन एक देखते हैं। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर। इसको आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि लामिस थ्योरम लगा दीजिए। तो ये कितना है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो आप इसमें टेंशन T1 मान लीजिए, इसमें T2 मान लीजिए, और इसमें क्या मान लीजिए T3। तो ये देखिए तो नीचे तो लग रहा होगा कितना 50 न्यूटन ना,
तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे, ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा। यहाँ से T3 बराबर क्या हो जाएगा 50 न्यूटन, एक आंसर तो आ गया। और बाकी के लिए लामिस थ्योरम लगा दीजिए, ये इक्विलिब्रियम में ना है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या है, जीरो है। क्लियर है? जब नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। तो T1 डिवाइडेड बाई लामिस थ्योरम क्या कहता है, इसके सामने वाला एंगल में साइन से डिवाइड करते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 180 है, तो ये 150 हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा। तो कितना लिखेगा, साइन 150 डिग्री। T2 डिवाइडेड बाई साइन, ये भी 150 डिग्री। T3 डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला ये एंगल हो गया ना 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर यहाँ पर ये दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, T1 बराबर T2 आ जाएगा, ये दोनों से आ जाएगा, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों को इक्वेट कीजिए, तो T2 डिवाइडेड बाई साइन 150 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और T3 और साइन 60 होता है √3/2। यहाँ से T2 डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। और T3 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से T2 बराबर, ये 2T2 बराबर 2T3 डिवाइडेड बाई √3, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। तो यहाँ से T3 का आपको वैल्यू दिया हुआ कितना, 50, तो T2 कितना हो जाएगा 50/√3 न्यूटन। क्लियर? और T1 बराबर T2 दिया हुआ है, तो T1 बराबर T2 बराबर कितना हो जाएगा 50/√3, यही आंसर हो गया ना। क्लियर है? समझ गए? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर यदि लामिस थ्योरम आपको पता नहीं है तो क्या उम्मीद करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी बनेगा। तो बिना लामिस थ्योरम के भी इसको बना सकते हैं। कैसे से देखिए, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। बिना लामिस थ्योरम के भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। मान लेते हैं एग्जाम में आपको लामिस थ्योरम नहीं पता है, तो बनेगा कि नहीं, तो फिर हम लोग कंपोनेंट से बनाएंगे इसको। किससे बनाएंगे? कंपोनेंट से। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, कंपोनेंट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या, कंपोनेंट देखिए, कंपोनेंट कम से कम दो होता है, अधिक से अधिक इन्फिनाइट है। कंपोनेंट का मतलब एक ही लाइन याद रखिएगा, टुकड़ा। तो कहीं से कट कीजिएगा तो कम से कम 2 टुकड़ा होगा, अधिक से अधिक कितना मिलेगा, इन्फिनाइट। तो कम से कम 2 पार्ट्स, यही कोई वेक्टर है, इसका इधर कंपोनेंट करना हो, जितना एंगल रहेगा उसमें कॉस लगाते जाइएगा। तो आर कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री, नहीं, इधर कंपोनेंट करना हो तो आर, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो आर कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसलिए आप लोग जो है परपेंडिकुलर में डायरेक्टली साइन लगा देते हैं। क्लियर है? कम से कम 2 पार्ट्स, अधिक से अधिक इन्फिनाइट, यही 2 पार्ट कम से कम हुआ, अधिक से अधिक क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। आप इधर भी तोड़ सकते हैं, केवल एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 30 कितना है, 120। तो इधर आर कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं। इधर भी तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल फाइंड कीजिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 30, तो ये 60, और ये 30 है, तो ये कितना 150, इधर आर कॉस 150 डिग्री, लिख सकते हैं ना। थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 30, तो ये हो जाएगा आर साइन 30 डिग्री।
क्लियर। इधर कंपोनेंट बोलिए तो r cos 150 डिग्री लिख सकते हैं। आप इधर से भी एंगल ले सकते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 प्लस 30। तो 180 प्लस 30 कितना होता है 210 डिग्री। तो इसको और में लिख सकते हैं r cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर। दोनों का वैल्यू सेम आएगा। कैसे से देखिए ना, cos 180 प्लस 30 क्या होता है माइनस cos 30 होता है। इसको क्या लिखिएगा r cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखिएगा 150 को, तो ये कितना हो जाएगा माइनस r cos 30 डिग्री। देखिए तो दोनों का वैल्यू सेम आया। तो आप चाहे क्लॉकवाइज एंगल लीजिए या एंटी क्लॉक रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए। तो क्लॉकवाइज एंगल लीजिए या एंटी क्लॉक रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कम से कम 2 कंपोनेंट होता है, अधिक से अधिक इन्फिनाइट कंपोनेंट्स, इधर 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 इन्फिनाइट। तो याद रखना है मिनिमम कंपोनेंट्स ये पूछता है क्या लिखेगा मिनिमम कंपोनेंट्स 2, मैक्सिमम इन्फिनाइट होता है। मिनिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अच्छा टोटल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितना होता है 3 होता है x बाई जेड। चलिए मैक्सिमम कितना होता है, यदि ओन प्लेन में कहेगा तो 2 मैक्सिमम होता है, और 3D स्पेस में 3 डायमेंशनल कहेगा तो कितना होता है 3 होता है। तो याद रखिएगा यदि क्वेश्चन में कह देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन इट्स ओन प्लेन, ओन प्लेन कहेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इन 3D स्पेस कहेगा तो कितना हो जाएगा 3 लेना है। क्या लेना है 3 लेना है। ये पूछता है इसलिए याद रखना है। इसको लिख लीजिए टोटल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वन प्लेन में कितना होगा 2 होगा, मैक्सिमम 3D स्पेस में कितना होता है 3 होता है। टोटल बोला जाए मतलब वही मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यहाँ पर प्लेन में देखिएगा तो 2 होता है, और 3D स्पेस में क्या होगा 3 होगा, एक x की तरफ एक y की तरफ एक z की तरफ। अब प्लेन में लीजिएगा तो x y या y z या z x यही होगा ना। ठीक है यहाँ तक। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है ना, इसको लिख लीजिए। लीजिए तो कंपोनेंट मैक्सिमम कितना, केवल मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 इन्फिनाइट, और मिनिमम कितना होता है 2 होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछा जाए तो मैक्सिमम जो होता है प्लेन में 2 होता है, और मैक्सिमम 3D स्पेस में कितना होता है 3 होता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो कंपोनेंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये थीटा एंगल मान लीजिए, तो जितना एंगल रहता है उसमें कॉस लगाते जाइएगा। इधर r cos 90 माइनस थीटा यही साइन दे देता है। रियल में हम लोग कंपोनेंट क्या करते हैं कॉस के फॉर्म में ही करते हैं। कॉस के फॉर्म में इसलिए करते हैं कि देखे थे कि क्लॉकवाइज एंगल लिए या एंटी क्लॉक कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा होता है, इसलिए कॉस के फॉर्म में ये डिफाइन किया गया। इधर लेना होगा तो ये एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो r cos 90 डिग्री प्लस क्या लिखिएगा थीटा। जब इधर लेना हो तो आपको मैंने दिखाया था कि आप ये भी एंगल ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो r cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा होता है। क्लियर है। आप ऐसे भी एंगल ले सकते हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्री
अब प्लस थीटा, आर कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये भी माइनस कॉस थीटा ही होता है। देखिए तो दोनों सेम आया, चाहे तो क्लॉकवाइज एंगल लीजिए चाहे एंटी क्लॉक लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कम से कम 2 कंपोनेंट होता है, अधिक से अधिक कितना होता है, इनफिनाइट होता है। और इसी को प्रोजेक्शन हम लोग देखे थे कि दोनों एंड से क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर, तो देखिए ना वही ना देगा, इसलिए कंपोनेंट को ही हम लोग प्रोजेक्शन भी बोले थे, क्योंकि प्रोजेक्शन यहाँ से ड्रॉ कीजिएगा तो दोनों एंड से परपेंडिकुलर डालते हैं, जो मिलता है लेंथ वही होता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ये कंपोनेंट के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो इधर हो जाएगा आर कॉस थीटा, इधर हो जाएगा आर साइन थीटा। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा, वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर होता है, जैसे सिंपल आप समझिए, ये लोग कंफ्यूज रहता है कि वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर होगा कि स्केलर होगा। अब सिंपल ये समझिए कि यदि ये आयरन का बना होता है तो कट करेंगे तो गोल्ड बन जाएगा, अरे यार आयरन ही रहेगा, तो वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर ही होगा। क्लियर है। तो कंपोनेंट क्या होता है वेक्टर का, ये वेक्टर होगा। क्यों वेक्टर होगा, अब इसको कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो क्या एरो नहीं दे रहे हैं, क्या एरो दे दिए मतलब डायरेक्शन दे दिए, तो निश्चित रूप से ये वेक्टर होगा। हाँ, ये लंबाई लेंगे, किसी भी वेक्टर का लेंथ लेते हैं केवल तो होता स्केलर देता ही है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, स्केलर होता है। क्लियर है। तो चलिए लामीज थ्योरम वाला क्वेश्चन को मैं देखता हूं कंपोनेंट से बना करके कैसे होता है। यही था ना क्वेश्चन, इसको कंपोनेंट से आप कैसे सोल्व कीजिएगा। चलिए इसको कंपोनेंट कीजिएगा, T2 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखिए ना एक और फिगर मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। यही था, इधर कितना दिया हुआ T3, ये तो निकाल ही चुके हैं 50 न्यूटन, और इधर T2 मैंने माना, इधर T1 माना, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। क्लियर। तो इसका कंपोनेंट कीजिएगा तो जिसके साथ एंगल रहेगा उसमें कॉस लगा देना है। अभी कंपोनेंट बताया ना कि ऐसा रहेगा तो डायरेक्टली क्या करना है, जिसके साथ एंगल बनेगा उसमें कॉस लगा देना है, और परपेंडिकुलर में बिना सोचे समझे साइन लगा देना है। ये साइन क्यों आया था, वही cos 90 माइनस थीटा किए थे तो साइन आ गया था। तो कम से कम 2 पार्ट, अधिक से अधिक इनफिनाइट। अब इसको 2 पार्ट में हम तोड़ दिए, अब इसके बारे में नहीं सोचना है, ये और ये सोचना है केवल। ठीक है। इसका इधर कंपोनेंट कीजिएगा तो T2 cos 30 डिग्री, और इधर हो जाएगा T2 sin 30 डिग्री। अब इसके बारे में नहीं सोचना है क्योंकि उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। T1 को भी इधर कीजिएगा तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड हो जाता है, और इधर कितना हो जाएगा, जिसके साथ एंगल उसमें कॉस, परपेंडिकुलर में साइन लगा देना है। क्लियर। और T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट मूवमेंट क्या है, 0 है। अरे यार आपके हाथ पकड़ के 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर खींचेगा, किधर जाइएगा, नेट 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर, तो जितना इधर उतना ही इधर। तो T1 sin 30 डिग्री बराबर T2 sin 30 डिग्री, कैंसिल होकर के T1 बराबर T2 आ गया। क्लियर है। और जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो ऊपर T2 cos 30 और T1 बराबर T2 आ गया, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा ना। अब बराबर क्या हो जाएगा, नीचे T3 कितना है 50, यहाँ से T2 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 25 काट ना दीजिए, तो 25 बाई cos 30, cos 30 √3/2 होता है, 2 ऊपर चल जाएगा तो 50 बाई √3, तो T2 निकल गया कि नहीं। T1 बराबर क्या है T2, तो T1 बराबर T2, और ये कितना हो जाएगा 50 बाई √3। T3 कितना आया है 50 न्यूटन। देखिए तो बिना लामीज थ्योरम के बन गया कि नहीं। तो जब भी लामीज थ्योरम आप भूल जाइएगा
तो कोशिश कीजिएगा इसको कंपोनेंट करके डायरेक्ट बना देने का। क्लियर है? तो छोड़ना नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? तो जितना भी लामिस थ्योरम का क्वेश्चन है सारा बना जाइएगा। एक ही पॉइंट याद रखना है कि लामिस थ्योरम किसके लिए वैलिड है? इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड है। इसको याद रखना है। लामिस थ्योरम जो होता है ओनली इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लामिस थ्योरम is valid for equilibrium position only। केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए वैलिड है। क्लियर है? दिख रहा है ना कि और क्लियर लिख दो? देखिए और साफ लिख दे रहे हैं। हम तो समझे कि अब मेरा राइटिंग आप लोग समझ गए होइएगा। लामिस थ्योरम इज ओनली वैलिड या वैलिड ओनली लिखिए, ओनली वैलिड फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए वैलिड होता है, बाकी के लिए वैलिड नहीं होता है। क्लियर है ना? तो लामिस थ्योरम से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा सारा आप लोग बना जाइए। चलिए एक और थोड़ा सा देख लीजिए। लीनियर वेलोसिटी, v बराबर याद रखिएगा ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है ना? जैसे ये सर्कुलर पाथ है तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो जैसे घूमेगा वैसे राइट हैंड के 4 फिंगर्स को घुमा दीजिएगा। राइट हैंड रूल से निकालते हैं, जिधर थम जाएगा उधर ओमेगा का डायरेक्शन होता है। तो ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा और ये सेंटर है, ये है रेडियस। क्लियर है? ओमेगा का डायरेक्शन जो होता है एक्सिस के अलॉन्ग होता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सब का डायरेक्शन किधर होता है? एक्सिस के अलॉन्ग होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर्स। यानी ऐसा वेक्टर्स जिसका डायरेक्शन किधर होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। जैसे में हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये सब इसी में आता है। तो क्या क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क जो हम लोग पढ़े थे। क्लियर है ना? फिर एंगुलर मोमेंटम, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी जो जो एंगुलर वाला है वो सब क्या हो जाएगा? एक्सियल वेक्टर्स। क्लियर है ना? और इसका डायरेक्शन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। ठीक है? तो ओमेगा दिया हुआ रहेगा, आर दिया हुआ रहेगा, पूछेगा भी क्या होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम लोग निकालते थे, जैसे देखिए ना क्वेश्चन, इफ ऐसा क्वेश्चन आता है ओमेगा बराबर 2i कैप और आर बराबर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड v। क्या कीजिएगा? v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। क्या बोले थे? ओमेगा पहले, तो पहले 2 0 0 केवल लिखना है 2 0 0, आर बाद में है तो 3 2 1 3 2 1, फर्स्ट लास्ट कैंसल और इसमें आई कैप जे कैप के कैप। तो कितना हो जाएगा? 0 में गुना है आई कैप, लीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 2 0। दूसरा पॉजिटिव, इसमें सब प्लस लिया जाता है, 3 इंटू 0 और 2 इंटू 1 2।
तीसरा पॉजिटिव, क्या लिखिएगा 2 जा 4 और ये 0, तो आ जाएगा आपका कितना -2 जे कैप और +4 के कैप, ये आंसर आ जाएगा। यदि यूनिट दिया हुआ रहेगा तो मीटर पर सेकंड ले लेंगे, नहीं यूनिट दिया हुआ है तो इतना ही छोड़ देंगे। क्लियर है ना? ठीक है, बहुत लिख सकते हैं, तो यूनिट नहीं दिया हुआ रहेगा तो यहाँ यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर है? दोनों से सेम आंसर आएगा, आप जिससे निकालिए। जैसे देखिए ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आई कैप जे कैप और ओमेगा को 2 0 0 और उसका 3 2 1 प्लस माइनस प्लस, इसमें यही करते हैं प्लस माइनस प्लस, तो क्या लीजिएगा प्लस आई कैप, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, लेफ्ट माइनस राइट, तो 0 - 0 0 हो जाएगा। दूसरा निगेटिव, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, लेफ्ट माइनस राइट, तो 2 - 0। तीसरा पॉजिटिव, कितना हो जाएगा, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, 4 -0, देखिए तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 जे कैप, ये हो जाएगा 4 के कैप। सेम आंसर है कि नहीं? ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइएगा, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक लॉन्ग सॉल्यूशन देखिए जो सब बुक में दिया हुआ है, उससे पहले देख लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस क्या दिया हुआ है, ए का मॉड प्लस बी का मॉड, ये दिया हुआ है ना। इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और रूट हटाने के लिए क्या कर दे रहे हैं, दोनों तरफ ए स्क्वायर कर दे रहा है। नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2ab cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोड़ देने पर तो एरो हट जाता है, प्लस 2ab। तो यहां से देखिए ना, ये से ये कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, उसको इधर लाइएगा तो 2ab cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2ab। तो चलिए ना, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तो थीटा बराबर, ये बैल वाला सोल्यूशन हो गया। लॉन्ग, बहुत लॉन्ग हो गया। चलिए इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या कहता है रिजल्टेंट ए प्लस बी है ना, और ए और बी को क्या किया गया है, दो को जोड़ा गया है। तो दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, एक का हेड पर दूसरे का टेल, देखिए जोड़े है ना। तो रिजल्टेंट कहां से लीजिएगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक, यही रिजल्टेंट हो जाएगा ना। और रिजल्टेंट दे दिया है क्या, ए प्लस रिजल्टेंट का मतलब सम, यही रिजल्टेंट है। तो देखिए तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है कि नहीं, बोलिए। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ जो है ए के लेंथ और बी के लेंथ के सम के बराबर है कि नहीं, बराबर है, दिस प्लस दिस। क्लियर है, क्वेश्चन से वैलिड हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए। अब यहां पर देखिए ए और बी का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। बोलिए होगा कि नहीं। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के अलग अलग सम के बराबर तभी होगा जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। तो सेम डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 होगा। ये नीट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, कब का है मैं बता दे रहा हूं, नीट 2001 का क्वेश्चन है। अरे पहले इसी को नीट को AIPMT बोला जा रहा था, 2001 का क्वेश्चन है। क्लियर है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जितना मैं बताया हूं क्वेश्चन सब आप रेडी कर जाइए। जितना वेक्टर देखिए, कोई भी चैप्टर एकदम पूरा डिटेल से पढ़िए। जितना मैं पढ़ा दिया हूं इतना कहीं आपको नहीं मिलेगा, एकदम मैं गारंटी ठोक रहा हूं। कहीं मिले तो हमको कमेंट करके जरूर आप बताइए।
तो जितना मैं पढ़ा दिया हूँ इतना कहीं नहीं मिलेगा आपको, न बुक में मिलेगा और न कहीं इंस्टीट्यूट में, कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसको हर हाल में आप रेडी कर जाइए, और ऐसा ऐसा सारे चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, बस यूनिक मिलेगा हमारे पास। इसलिए हर हाल में आप जितना मैं बताता हूँ उतना आप रेडी कीजिए। नीट और IIT कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। क्लियर है ना? तो ये टोटल के टोटल बात आप याद रखिएगा, जरूर होगा नीट और IIT, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, एकदम 100% होगा। कोशिश कीजिए 100 के अंदर रैंक लाने का। 100 के अंदर रैंक लाना बहुत आसान है। सब पेपर को बैलेंस रखिए। जैसे जो आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, वो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री वो स्कोरिंग पेपर है, एकदम हर हाल में 2 टंच रखिए। और इधर फिजिक्स यदि अच्छा हो गया तो आप निश्चित रूप से 100 के अंदर चलाइएगा। क्लियर है ना? तो इसके लिए आपको रैंक अच्छा लाने के लिए फिजिक्स को मजबूत करना ही होगा। बाकी उधर सबका ठीक रहता है, फिजिक्स ही लोगों का डुबाने वाला सब्जेक्ट है। मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री यदि वो आप रेडी रखते हैं तो आपको JEE मेंस में भी आपको बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। इसलिए आप मन से लगे, और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। यूनिट एंड डायमेंशन, एरर्स इन मेजरमेंट पढ़ना चाहते हैं या काइनेमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में सब बताइए। वही चैप्टर आपको स्टार्ट होगा, जिसका मेजोरिटी ज़्यादा होगा उसका स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है ना? तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया। एकदम मन से इसको एकदम पूरा एकदम करिए, जितना हम बताएं उससे एक लाइन बाहर नहीं पढ़ना है। देखेगा तो रिजल्ट नहीं होता, पक्का होगा। मेरा थ्योरी का क्वेश्चन बैंक IIT का और नीट का ये रेडी कर लीजिए। तो जिनको नीट और IIT निकालना है वो आराम से आपको निकल जाएगा। एडवांस का टेंशन नहीं लेना है। एडवांस के लिए अलग आपको वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा, और उसमें यूरोटॉप और IIT का अब तक एडवांस का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट